Hello, myself Gargi Sharma. I am assistant professor. Today's topic is reconciliation of cost and financial accounts. Today we will discuss the meaning, need and reasons of difference in profit of two accounting systems. The first question which often comes from this chapter is, what do you mean by reconciliation of cost and financial accounts? Enumerate the reasons why such reconciliation is needed. First of all, we'll explain the meaning. It is a process that identifies and resolves discrepancies between two sets of accounts. It is an essential accounting process that helps to ensure the accuracy and integrity of financial data. स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के अंदर जो कि रिकंसिलिएशन है, यहाँ पर दोनों सिस्टम्स के अंदर जो भी कमियां होती है, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस डिस्क्रिपेंसी को, उस कमी को दूर किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत नेसेसरी है जहां पर वो दोनों सिस्टम्स को फॉलो कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए दोनों के ही रिजल्ट्स के अंदर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस. Why there is need for reconciliation? First of all, we'll explain the reasons of difference. Why there is difference between the profit figure of two system. क्यों दोनों systems के अंदर जो profit और loss आता है उसमें difference आता है, क्या reasons हो सकते हैं? First, there are some expenses which are shown in financial account but not in cost account. कुछ ऐसे एक्सपेंस के आइटम्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर दिखा सकते हैं बट कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखा सकते. सेकंड, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉस्ट अकाउंट में दिखाते हैं बट उनको फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं दिखा सकते. थर्ड, दोनों ही सिस्टम में डिफरेंट मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन को यूज किया जाता है जिसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस आता है. फोर्थ, डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाता है अंडर बोथ द सिस्टम. एंड द लास्ट इज अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. ये सिचुएशन जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती है बट ये सिचुएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आती, जिसे हम कहते हैं अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. इसकी वजह से भी दोनों ही सिस्टम के अंदर जो प्रॉफिट फिगर होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है. वी विल डिस्कस दीज डिफरेंसेस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नीड फॉर रिकंसिलिएशन. इट इज द पार्ट ऑफ आवर क्रॉस क्वेश्चन जहां पर ये पूछा गया है कि रिकंसिलिएशन की क्या जरूरत है. तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसकी वजह से रिकंसिलिएशन की जरूरत होती है. पहला फैक्टर है कॉजेज. इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द प्रॉफिट और लॉस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू सिस्टम. रिकंसिलिएशन हमें हेल्प करता है उन कारणों का पता लगाने में जिसकी वजह से दोनों सिस्टम्स के अंदर प्रॉफिट और लॉस की फिगर हमेशा डिफरेंट आती है. सेकंड, ये गारंटी देता है या एश्योर करता है रिकंसिलिएशन कि किसी भी रेवेन्यू और एक्सपेंस आइटम को हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक रेवेन्यू और एक्सपेंस आइटम को सेट ऑफ किया जाएगा. उसके साथ साथ ओवरहेड कॉस्ट को भी, चाहे वो अंडर या ओवर रिकवर्ड है, उसे भी सेट ऑफ किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर प्रोसीजर जिसे हम बाद में डिस्कस भी करेंगे. थर्ड, ये वेरीफाई करने में हेल्प करता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी कि हमने जो भी कैलकुलेशन की हुई है हमारे दोनों अकाउंटिंग सिस्टम में उसमें किसी प्रकार की कोई इनएक्यूरेसी तो नहीं है. इट गारंटीज द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्रॉपरली डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ये एश्योर करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंडर जो भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकाली गई है या डिटरमाइन की गई है वो सही है या नहीं है. नाउ द फिफ्थ, by emphasizing the fluctuations contributing to an increase or reduction in profit, it facilitates internal management. अगर प्रॉफिट किसी भी वजह से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये उस पर पूरा फोकस करता है रिकंसिलिएशन प्रोसीजर, और इस वजह से यहां पर इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प मिलती है. इट एनकरेजेस द कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन. रिकंसिलिएशन की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो डिविजन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन मेंटेन रहता है जिसकी वजह से जो एट लास्ट अकाउंटिंग डेटा निकल कर आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी होता है.
7th, इट अलाउज द मैनेजमेंट टू क्रिएट रूल्स, ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है रिकंसिलिएशन की वो फर्दर आगे के लिए एक्सपेंसेस को लेकर, डेप्रिसिएशन को लेकर या स्टॉक वैल्यूएशन को लेकर अपने रूल्स को सही कर सके। नाउ द 8th, इट गारंटीज मैनेजरियल जजमेंट, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट का प्रॉपर जजमेंट लेने में रिगार्डिंग देयर फ्यूचर डिसीजंस। Now the second question which may come from this chapter is, what is reconciliation of cost and financial accounts? Enumerate the reasons for differences in the profit of two system. इस क्वेश्चन के आंसर में हम सभी रीजंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से दोनों सिस्टम के प्रॉफिट फिगर के अंदर डिफरेंस आता है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम रिकंसिलिएशन का मीनिंग डिस्कस करेंगे जो हम पहले क्वेश्चन के अंदर भी कर चुके हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, reasons for difference in profit of two systems. There are 5 reasons which we will discuss in detail in this topic. The first is, there are some items which are shown only in financial account but not in cost account. For example, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है बट कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, और इसी की वजह से दोनों अकाउंटिंग सिस्टम के प्रॉफिट फिगर के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और एनी अदर कैपिटल एसेट, लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, पिलफरेज, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, डिबेंचर्स, फाइन्स, पेनल्टीज, डैमेजेस पेड, amortization of goodwill, preliminary expenses, etc., dividend or interest received on investment, interest received on bank deposit, income tax, appropriation items like dividends paid, transfer to reserves. Here both type of items are covered, income items and expense item also. क्योंकि ये सभी आइटम प्योरली फाइनेंशियल है, इसलिए इनका कॉस्ट अकाउंट के अंदर कोई भी प्लेस नहीं है, इन्हें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ही दिखाया जाता है। अगेन देयर आर सम आइटम्स विच आर शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, ऐसे आइटम भी हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट के अंदर ही दिखाए जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर वो नहीं दिखाए जाते। ये भी कारण है कि जिसकी वजह से दोनों सिस्टम के प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आता है। फर्स्ट इज नोशनल रेंट। नोशनल मीन्स एस्टिमेटेड, ये एक्चुअल नहीं होता, ये एस्टिमेटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं नोशनल रेंट। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑन ओन्ड प्रेमिसेस ऑन विच एक्चुअली नो रेंट इज पेएबल। कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपने खुद की ही जगह पर काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो वहां के लिए वो खुद को तो रेंट नहीं देगा, उसे ही कहा जाता है नोशनल रेंट। एक्चुअल में ये पेएबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नोशनल रेंट नाम के चीज एग्जिस्ट करती है। सेकंड, नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई भी ऑनर खुद के कैपिटल पर कभी भी ब्याज नहीं देता, ये एक्चुअल में पेएबल नहीं है, बट इसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नाउ द थर्ड, नोशनल सैलरी। सैलरी पेड टू द ऑनर इटसेल्फ। कोई भी ऑनर खुद को सैलरी नहीं देता, इट इज नॉट पेएबल बट इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो ऑल द नोशनल कॉस्ट which are not the part of financial system are included in the cost accounting system only. Third item is over or under absorption of overhead. Over और under absorbed overhead ये हमें हमेशा डिफरेंट फिगर देते हैं प्रॉफिट और लॉस के दोनों ही बुक के अंदर। कॉस्ट अकाउंट के अंदर ओवरहेड्स को प्री डिटरमाइंड बेसिस पर ऑब्जर्व किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, बट फाइनेंशियल अकाउंट में एक्चुअल ओवरहेड्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से ओवरहेड फिगर जो है दोनों ही बुक्स के अंदर हमेशा डिफरेंट होते हैं। नाउ डिफरेंट बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। Valuation of all stocks in financial account is done on the basic principle of cost or market value whichever is less. फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू whichever is lower प्रिंसिपल पे की जाती है। The valuation of stock in cost account is dependent on this fact whether it is raw material, work in progress or finished good. इन तीनों ही आइटम की कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वैल्यूएशन अलग अलग की जाती है। अगर वो स्टॉक रॉ मटेरियल का है तो वहां पर वैल्यू डिपेंड करेगी उसकी फीफो, लीफो या एवरेज मेथड के ऊपर।
कौन सा मेथड हमने अडॉप्ट करना है. इफ द स्टॉक इज रिलेटेड टू द वर्क इन प्रोग्रेस then it may be valued at prime cost or work cost or cost of production basis. It depends कि मैनेजमेंट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट किससे फॉलो कर रहा है. नाउ द थर्ड आइटम ऑफ स्टॉक इज फिनिश्ड गुड्स. अगर वो स्टॉक फिनिश गुड्स से रिलेटेड है तो उसकी वैल्यूएशन हमेशा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस पे की जाती है. दस डिफरेंट बेसिस अडॉप्टेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड मे डिफर एंड कॉज डिसएग्रीमेंट इन द रिजल्ट. यस, दोनों ही सिस्टम के अंदर अलग अलग स्टॉक वैल्यूएशन को मेथड को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों के रिजल्ट्स जो है कभी भी सिमिलर नहीं होते. Here we will discuss the over or under absorption of overhead again, but it is in detail now. Overheads observed in cost account on the basis of estimation, which we have discussed earlier also, like percentage on direct material, percentage on direct wages, etc. may be more or less than the actual amount. Estimate कभी भी actual के equal नहीं हो पाता, क्योंकि ये estimated figures होती है cost account में, तो actual amount से हमेशा ही differ करती हैं. If overhead are not fully observed, for example, अगर overhead पूरी तरीके से observe नहीं होते, या हम कह सकते हैं अगर cost account में estimate किया हुआ overhead का amount कम होता है देन द एक्चुअल अमाउंट, तो उसे हम कहेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जाम्पल, हमने एस्टिमेट किया अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ओवरहेड का अमाउंट 50,000 रुपए, बट एक्चुअल में जो ओवरहेड के खर्चे आए वो आए 60,000. इट मीन्स हमने अंडर ऑब्जर्व किया, हमने अंडर एस्टिमेट किया था. तो जितना भी डिफरेंस होता है, शॉर्टफॉल होता है, उसे हम बोलते हैं अंडर ऑब्जर्व्ड ओवरहेड, और ये सिचुएशन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्रिएट होती है. ऑन द अदर हैंड इसका बिल्कुल रिवर्स, अगर ओवरहेड एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट के अंदर जो हमने एस्टिमेट किए हैं दीज आर मोर देन द एक्चुअल, अगर वो एक्चुअल से ज्यादा है तो इसको कहा जाता है ओवर अब्जॉर्प्शन. Thus, because of under or over absorption of overhead, there is a difference in the profit figure in two accounting system. Different method of charging depreciation. दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कई बार डिफरेंट यूज किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों की प्रॉफिट फिगर के अंदर डिसएग्रीमेंट होता है, यानी कि दोनों बराबर नहीं होते. फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट इज अडॉप्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंट. फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर या तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज किया जाता है. बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मशीन आर रेट और प्रोडक्शन आर और यूनिट मेथड इन्हें अडॉप्ट किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों ही सिस्टम के प्रॉफिट फिगर के अंदर डिफरेंस आता है. स्टूडेंट, आज के लिए हम इतने ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. इन माई नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स ऑफ रिकंसिलिएशन. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको सभी टॉपिक्स अभी तक समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच.